हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिमेशन पे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलप करते हो, तो सबसे पहला जो काम होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हम लोग फिजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद उस वर्क को काम करने में, उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसका एस्टिमेशन निकालते हैं। तो बहुत सारे डेवलपर का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे डेवलपर का ये कमेंट आया था पहले कि काम तो मैं कर लेता हूं लेकिन सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाता हूं। होता है क्या है कि कोई काम आता है और मैं बता देता हूं कि 1 महीने लगेंगे और 1 महीने में पूरा नहीं होता है, तो मुझे डांट पड़ती है या फिर मुझे वीकेंड में काम करना पड़ता है। तो एस्टिमेशन कैसे करें, तो उस चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं जाएंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पास अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है और मुझे जब एस्टिमेट करना होता है तो मैं किस तरीके से एस्टिमेट करता हूँ, वो चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं उसके अपडेट आप तक पहुंचे। और साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं उसको शेयर करता हूं। एक स्टॉक मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट आया है हमारे पास। एक स्टॉक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, इसको आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और हमारे पास जब रिक्वायरमेंट आती है ना, तो 3 तरीके से रिक्वायरमेंट आती है। एक रिक्वायरमेंट आती है कि क्लाइंट कह देता है कि ऐसा है कि मेरे पास इन्वेंट्री मैनेज करना है, आप एक सॉफ्टवेयर बना दो। उस केस में क्या करते हो ना, ये पूरा रिक्वायरमेंट जो है ना, डेवलपर और जो स्क्रम मास्टर या जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उसके द्वारा डॉक्यूमेंट करके क्लाइंट को दिखा के उसे अप्रूवल लेना होता है। दूसरे में क्या आता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि ये रिक्वायरमेंट है, मतलब थोड़ा डिटेल रहता है कि ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको डेवलप कर दो। तीसरा में क्या होता है कि इसको और ड्रिल डाउन किया जाता है, इससे और डिटेल जो है रिक्वायरमेंट आता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वहां भी कोई टेक्निकल पर्सन बैठा हुआ है जो उस तरीके से रिक्वायरमेंट डिजाइन करके देता है और आप उस पर काम करते हो। मीडियम लेवल का जो रिक्वायरमेंट होता है, एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होता है, वो है हमारे पास। हम इसको एस्टिमेट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं हमें बनाना क्या है। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए लैपटॉप है, हम शॉपकीपर्स हैं, हम लैपटॉप बेचते हैं। कितना लैपटॉप हमारे पास स्टॉक में है, कितना बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब बनाना क्या है, सबसे पहले लॉगिन करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो लॉगिन तो करोगे ना, लॉगिन करोगे तभी आपका डैशबोर्ड आएगा एंड देन आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपके पास कितने तरह का प्रोडक्ट है उसकी एंट्री आप करोगे। किसकी कितने स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं उसकी एंट्री करोगे। फर्स्ट टाइम एंट्री तो करोगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कल एक नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसका एंट्री करोगे आप। उसके बाद इन्वेंट्री ट्रैकिंग, कि कोई प्रोडक्ट आपका बिक गया तो आपके स्टॉक से उतना माइनस होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो और स्टॉक में आया तो उसकी एंट्री आपकी होनी चाहिए। तो ये रियल टाइम अपडेट ऑन स्टॉक लेवल इन्वेंट्री ट्रैकिंग पे आता है। ऑर्डर मैनेजमेंट, मैंने आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है, मतलब आप बेच रहे हो तो उसको कैसे माइनस कर रहे हो, और स्टॉक आ रहा है तो उसको कैसे प्लस कर रहे हो। उसके बाद आप रिपोर्ट भी देखना चाहोगे। रिपोर्ट में आप ये देखना चाहोगे कि 1 महीने में मैंने कितना खरीदा, 1 महीने में मैंने कितना बेचा, मेरा प्रॉफिट क्या है, इस तरह के। उसके बाद यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो ऐप, जो सॉफ्टवेयर, जो वेबसाइट, जो एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, कि मोबाइल पे सही तरीके से खुले। मतलब जैसे ऐप दिखता है, आप देखते हो ना कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिव दिखता है, तो उस तरीके से वो वेबसाइट वहां खुलनी चाहिए। तो इसका जिक्र किया गया यूजर इंटरफेस में। बहुत ही शॉर्ट रिक्वायरमेंट है, डिटेल नहीं है। तो अब हम लोग इसको एस्टिमेट करने वाले हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मैं किस तरीके से जो है एस्टिमेट करता हूं, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं श्योर हूं कि आपको जो एस्टिमेशन वाला जो प्रॉब्लम आता है ना, वो कभी नहीं आएगा और आप एक अच्छा एस्टिमेट कर पाओगे। तो सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग एक एक्सेल सीट बनाते हैं जहां पे हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टूल भी आते हैं कि जहां पे आप रिक्वायरमेंट दोगे तो एक नॉर्मल बेसिस पे, आजकल एआई का जमाना है तो वो एस्टिमेट करके दे देगा, लेकिन काम तो उसको नहीं करना ना, काम तो आपको करना है। तो बेसिकली आपको जो है ये सारे नॉलेज आपको होने चाहिए, ठीक है। तो एक एक्सेल बनाते हैं सबसे पहले। इस
एक्सेल को हम लोग नाम देते हैं, सेव कर लेते हैं मेरे डेस्कटॉप पे। इसका नाम देते हैं हम लोग एस्टिमेशंस, ठीक है। और इस सीट को हम लोग जो है रीनेम कर लेते हैं हाई लेवल एस्टिमेशन। एक सीट और ऐड कर लेते हैं जिसका हम लोग नाम देंगे लो लेवल एस्टिमेशन, ठीक है। अब हाई लेवल और लो लेवल एस्टिमेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाई लेवल एस्टिमेशन वो एस्टिमेशन होता है कि जिसमें हम लोग पूरे प्रोजेक्ट का एक नॉर्मल एस्टिमेशन निकाल के ओवरऑल एस्टिमेशन निकाल के दे देते हैं। और लो लेवल एस्टिमेशन होता है कि जिसमें हम डिटेल में जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है तो क्लाइंट पूछा कि भाई इसको करने में कितना टाइम लगेगा, स्टॉक मैनेजमेंट का है, तो आप एक अपने एक्सपीरियंस पे कहोगे कि चलो ठीक है इसमें कितने फॉर्म है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि चलो ठीक है लॉग इन कराना है, प्रोडक्ट का एक मास्टर्स बनाना है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, रिपोर्टिंग है। तो आप देखोगे कि चलो ये हो जाएगा 2 वीक में, इसमें आपको 2 वीक लगेगा, 4 वीक हो गया। यहाँ पे आपको काम लगेगा तो ये मान लीजिए कि 4 वीक 4 वीक 8 वीक, यहाँ भी 4 वीक दे दीजिए 12 वीक, और यहाँ पे आपको लग जाएगा 2 वीक। आप कहोगे 14 वीक, मतलब आप एक लमसम में बता दोगे कि 3 महीने में हम लोग डेवलप कर देंगे। तो ये हो गया हाई लेवल एस्टिमेशन। अब लो लेवल एस्टिमेशन की बात आती है तो वहां पे आप जाओगे कि यूजर ऑथेंटिकेशन है, तो यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लॉगिन का फॉर्म बनेगा, फिर एक एपीआई बनेगा, उसके बाद एक डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस में टेबल्स बनेंगे। तो ये हो गया लो लेवल एस्टिमेशन। तो जब आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है ना, जब अभी डील लॉक नहीं हुआ रहता है, तो वहां पे क्लाइंट पूछता है कि भाई इसको करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहते हो कि सर लमसम में अगर हाई लेवल एस्टिमेशन आपको बताएं तो 3 महीने लगेगा, आप लॉक करिए डील को, हम डिटेल जो है डिलीवरी टाइम आपको बता देंगे। तो उसमें हम लोग लो लेवल एस्टिमेशन करते हैं। जब किसी डेवलपर के पास काम आता है, चाहे वो डॉटनेट का डेवलपर हो, रिएक्ट का डेवलपर हो, चाहे एंगुलर का डेवलपर हो, चाहे कोई भी डेवलपर हो, तो उसके पास जो आता है वो लो लेवल एस्टिमेशन के लिए ही आता है, क्योंकि डेवलपर को डिलीवर्ड करना रहता है, ठीक है। तो आप जो है हमेशा लो लेवल पे फोकस करिए। अगर आपसे कोई कहता है कि हाई लेवल एस्टिमेशन बता दो, तो आप अपने सेफर साइड के लिए लो लेवल एस्टिमेट करिए एंड देन उसको हाई लेवल में कन्वर्ट करके बता दीजिए। इस वीडियो में हम लोग दोनों देखने वाले हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट बना देते हैं, सबसे पहले हम लोग हाई लेवल करेंगे एंड देन हम लोग लो लेवल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा वर्क आइटम, उसके बाद हमारा रहेगा आवर्स, ठीक है। ये एक हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। ये मेरा एक फॉर्मेट हो गया। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ी सी बॉर्डरिंग कर देता हूँ, थोड़ा कलर अच्छा हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब हाई लेवल एस्टिमेशन में हम लोग कैसे करने वाले हैं उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यूजर ऑथेंटिकेशन। इसको थोड़ा सा ना वैसे कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से रिक्वायरमेंट लेके आते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन। पहले हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया इन्वेंट्री ट्रैकिंग, ठीक है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग के बाद हमारा आ गया ऑर्डर मैनेजमेंट, हमारा आ गया ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट के बाद हमारा आ गया रिपोर्टिंग, ठीक है। हमारा आ गया रिपोर्टिंग, ठीक है। और यूजर इंटरफेस और वो चीजें जो हैं आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारे मोटा मोटे रिक्वायरमेंट आ गए। अगर हाई लेवल भी एस्टिमेशन कर रहे हो ना, तो मैंने आपको बताया कि आपको लो लेवल जाना ही जाना है एक बार, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप जो है सही तरीके से एस्टिमेट जो है दे नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें रो ऐड कर लेते हैं, ओके। अब यूजर ऑथेंटिकेशन में हम लोग एक मोटा मोटी लिखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। यूजर ऑथेंटिकेशन में क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले कोई भी यूजर ऑथेंटिकेशन जब करते हैं तो हम लोग को फॉर्म जो है बनाना होता है, हम लोग को लॉगिन फॉर्म बनाना होता है, ठीक है। तो हम कर देंगे लॉगिन फॉर्म
एपीआई एंड डेटाबेस। लॉगिन फॉर्म का मतलब कि हम रिएक्ट और डॉट नेट, सपोज ये एप्लीकेशन हम लोग रिएक्ट और डॉट नेट में बनाने वाले हैं, तो लॉगिन फॉर्म हमारा जो है रिएक्ट में बनेगा, एपीआई हमारा डॉट नेट में बनेगा, डेटाबेस हमारा सिक्वल होगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये तीन चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हमारा आता है क्या, एक फॉर्म बनेगा, उस फॉर्म में सेव अपडेट डिलीट का ऑप्शन होगा, क्रूड ऑपरेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा एक एपीआई होगा, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन जो करेगा उसमें सेव अपडेट डिलीट सारे होंगे। उसके बाद हमारा डेटाबेस होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में सेल करेंगे, उसके लिए हमारा क्रूड ऑपरेशन होगा, ठीक है। फिर हमारा एपीआई हो गया, फिर हमारा डेटाबेस का काम हो गया, ठीक है। हम लोग हाई लेवल चल रहे हैं तो इसीलिए टेक्निकल पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लो लेवल में हम लोग डिटेल देखेंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर मैनेजमेंट, सेम यही चीज यहां पे रिपीट होगा। उसके बाद आया रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में कितने रिपोर्ट होंगे, उस तरीके से 4 रिपोर्ट होंगे। तो हमारा मान लीजिए कि 4 फॉर्म, उससे रिलेटेड एपीआई एंड देन हमारा डेटाबेस जहां पे आप क्वेरी वगैरह लिखोगे। तो ये चीज हो गई। अब मोटा मोटी अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हाई लेवल एस्टिमेशन हमारा कितना होगा, तो हम मान के चलते हैं कि लॉगिन फॉर्म है तो ये करीब करीब हम 2 वीक्स कर सकते हैं। 2 वीक्स हमारा हो गया, तो 2 वीक्स में कितने जो है आवर्स होते हैं, 5 डेज की वर्किंग हो गई। तो आप एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आपकी वर्किंग 8 आवर्स की है, तो आप कभी भी 8 आवर पे एस्टिमेट मत करिए। 8 आवर्स कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं करता है, आप 6 आवर्स पे जाइए। तो 2 वीक्स के लिए आप कैलकुलेट करिए कि 10 डेज, राइट, 5 डेज वर्किंग है, सैटरडे संडे है, तो 10 डेज, 2 वीक्स में आप जो है 60 आवर्स डाल सकते हैं कि चलो 60 आवर्स में ये हमारा काम हो जाएगा। आप कभी भी 8 आवर्स पे मत करिए। अगर आपका मैनेजर कहता है कि जो है नहीं 8 आवर्स आपको डालने ही है, तो आप उस तरीके से कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करिए। अगर यूजर ऑथेंटिकेशन में नहीं एडजस्ट हो रहा है तो कहीं कॉम्प्लेक्सिटी दिखा के एडजस्ट करिए, या कुछ बफर टाइम टेस्टिंग लीजिए। उस तरीके से आपको मैनेज करना होता है। तो आप जो है आप ही सोच के देखिए कि आप एक दिन में लगातार 8 घंटे काम करते हो। अगर नहीं करते हो तो 8 घंटे की एस्टिमेशन क्यों दे रहे हो। आप जो काम करते हो, जितने देर काम करते हो उतने देर का ही एस्टिमेशन दीजिए। बहुत चीजें बताई जाती हैं, बहुत चीजें बताई नहीं जाती। कई सारे मैनेजर होते हैं जो कहते हैं कि 6 आवर्स पे ही एस्टिमेशन होना चाहिए, तो बहुत सारे मैनेजर कहते हैं कि नहीं 8 आवर्स की वर्किंग है तो 8 आवर्स की ही एस्टिमेशन होना चाहिए। उस केस में आपको कहीं ना कहीं बफर लेना पड़ता है। उस केस में कहीं ना कहीं आपको वो टाइम जो पर डे 2 आवर्स का जो टाइम है उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो हमने लॉगिन के लिए जो है 60 आवर्स दे दिए। इसमें हम थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, तो लॉगिन फॉर्म में हमने मान लीजिए कि 20 आवर्स दे दिया, और एपीआई में हमने 20 दे दिया, डेटाबेस में हमने 20 दे दिया। तो हमारा जो है एक तरीके से ये काम हमारा हो जाएगा 60 आवर्स में, ठीक है। उसी तरीके से प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हमको क्रूड ऑपरेशन करना है। जब क्रूड ऑपरेशन करना है तो उसमें मान लीजिए कि आप एक फॉर्म बनाओगे, फॉर्म बनाने में और उसको डिजाइन करने में आपको मान के चलिए कि 40 आवर्स आपको लग जाएंगे, ठीक है। एपीआई है, एपीआई डेवलप करने में आपको मान लीजिए कि 40 आवर्स लग जाएंगे, और डेटाबेस में भी आपको मान के चलिए कि अराउंड 40 आवर्स लग जाएंगे। तो ये आपका करीब करीब 120 आवर्स हो गया इस तरीके से। और ये जो है ना 6 आवर्स पर डे का ही है, 6 आवर्स पर डे का ही है, ठीक है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि हम लोगों को रन टाइम पे सेल कर रहे हैं तो स्टॉक को माइनस करना है, स्टॉक आ रहा है उसको प्लस करना है। तो इस चीज में आप मान के चलिए कि 2 से 3 वीक आपका लगेगा। तो आप जो है उस तरीके से ही आप कर सकते हो। इसको आप क्रूड ऑपरेशन में 40 आवर्स दे सकते हो, यहाँ पे आप 20 दे सकते हो, और डेटाबेस में आप 20 दे सकते हो। तो आपका ये करीब करीब हो जाएगा 80 आवर्स, राइट। अब आगे ऑर्डर मैनेजमेंट में। ऑर्डर मैनेजमेंट में भी आप जो है 4 वीक्स दे सकते हो। जो आपने टाइम यहां दिया है उस तरीके से आप ऑर्डर मैनेजमेंट में भी दे सकते हो, कि आप अपने हिसाब से सोचिए कि क्रूड ऑपरेशन, एपीआई, डेटाबेस तो 40-40 घंटे लगेंगे। तो एक फॉर्म बनेगा जहां पे सेल कर रहे हो उसकी जो पूरा फॉर्म डिजाइन होगा, और वहीं से ये जो इन्वेंट्री ट्रैकिंग हो रही है वहीं से मैनेज होगी। तो दोनों जो है ऑर्डर मैनेजमेंट और इन्वेंट्री ट्रैकिंग जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझना होगा, और आप जो है एस्टिमेशन जो है सही तरीके से, स्मार्टली तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो इसको भी हम जो है अभी 120 कर देते हैं।
उसके बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में 4 रिपोर्ट बनाने हैं, तो अब एक रिपोर्ट में अगर मान लीजिए कि 1 वीक लगता है, एक रिपोर्ट में अगर करीब करीब 30 आवर्स लगते हैं, क्योंकि 5 दिन की वर्किंग है, 6 घंटे पर डे की जो है एस्टिमेशन है, तो 30 आवर्स लगते हैं, तो 4 रिपोर्ट में करीब करीब 120 आवर्स आपके 120 आवर्स लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है डिजाइन कर सकते हो, इस तरीके से आप जो है एस्टिमेट कर सकते हो। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल करने पे हमको पता चलेगा करीब करीब 500 आवर्स का काम है। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूं आवर्स। अब कितने दिन का काम है, अब इसमें हम लोग इस 500 से डिवाइड करेंगे 6 का। ठीक है, तो 83 डेज का काम, 83 डेज का काम है। अब हम लोग इसको मंथ में निकालेंगे। 83 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 22 और 23 की वर्किंग होती है, छुट्टी छोड़ दे तो हम यहाँ पे 22 कर देते हैं, तो करीब करीब 3.78 मंथ का काम है। और एक डेवलपर अगर इस पे काम करेगा 3.78 पर मंथ का काम है। तो ये एक हाई लेवल एस्टिमेशन हो गया। जब आप हाई लेवल एस्टिमेशन देते हो तो ये जो डिटेल है इसको देने की जरूरत नहीं है, ये जो डिटेल ड्रिल डाउन हमने किया है इसको देने की जरूरत नहीं है। इसको जो है आप कभी मत दीजिए, आप ऐसे मॉड्यूल वाइज दे दीजिए कि चलिए यूजर ऑथेंटिकेशन में आपको 60 आवर्स लगते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आपको 120 आवर्स लगते हैं। इस तरीके से जो है आप डिटेल मत दीजिए, आप जो मॉड्यूल वाइज है उस तरीके से एस्टिमेशन दे दीजिए। तो ये हमारा हाई लेवल एस्टिमेशन है। अब आप पूछोगे कि अब मैं आवरली बेसिस पे क्यों एस्टिमेट करता हूं। यार देखो, क्या आप बोलते हो ना, किस तरीके से अपनी वर्डिंग यूज करते हो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी को, अपने मैनेजर को ही बोलोगे ना कि यूजर ऑथेंटिकेशन जैसे लॉग इन फॉर्म है उसको बनाने में आपको 10 दिन लगेंगे ना, तो मैनेजर बोलेगा अरे 10 दिन लगेगा, बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन आप कहोगे कि सर इट विल टेक 60 आवर्स, तो एक बहुत ही मतलब एक अलग ही इंपैक्ट होता है। आवर्स उसको लगे ओनली 60 आवर्स, दैट्स ग्रेट। इस तरह का जो है हमने बहुत बार देखा है, और होता है साइकोलॉजिकल थिंग्स बहुत आते हैं एस्टिमेशन में। तो आप जो है कभी भी एस्टिमेट करो आवर्स में करो। ठीक है, आवर्स में करो और इस तरीके से आवर्स दो। जब आपसे पूछा जाए कि कितने दिन कितने महीने, देन आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि डे के लिए आप जो है अपने हिसाब से 6 आवर्स पर डे का आप जो है दे सकते हो। अगर मंथ निकालना हो तो आप उस तरीके से डिवाइड करके 22 और 23, अगर आप 30 लगा दोगे तो 30 तो कभी मत लगाओ ना, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, वीकेंड, हॉलीडे। और अगर 3 महीने का काम है ना, तो आप डेफिनेटली चेक करो कि कोई लॉन्ग हॉलीडे तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। पता चले कि आपने जो है 3 महीने का टाइम उनको दे दिया और बीच में 5 दिन की दशहरा की छुट्टी हो गई, तो फिर तो आपको वीकेंड में करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एस्टिमेशन में। अब हम लोग करते हैं लो लेवल एस्टिमेशन। लो लेवल एस्टिमेशन में हम लोग ड्रिल डाउन करेंगे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये सारी चीजें, ये फॉर्मेट मैं कॉपी कर लेता हूं लो लेवल एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहां पेस्ट कर लेंगे। जब हमने फॉर्मेट बना ही लिया है तो इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, और बहुत ही डिटेल लेवल पे हम लोग जो है एस्टिमेट करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन में हमारा क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारा आएगा डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन में आप टेबल क्रिएट कर लोगे, आप जो है स्टोर प्रोसीजर बना लोगे, मतलब कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा बैकएंड इंप्लीमेंटेशन। बैकएंड इंप्लीमेंटेशन में अब यहां पे थोड़ा सा ना टेक्निकल वर्ड भी यूज करेंगे और टेक्नो फंक्शनल वर्ड यूज करेंगे। एक्चुअली हम एपीआई नहीं लिखेंगे, एपीआई को हम बैकएंड इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि अगर क्लाइंट को भेजना हो ना तो हम इसको भेज पाए। बैकएंड इंप्लीमेंटेशन आ गया। बैकएंड इंप्लीमेंटेशन में हमारा एपीआई आ जाएगा, हमारा जो एंड पॉइंट है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर। ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर में हम क्या करेंगे, जो टोकन मैनेजमेंट का सिस्टम होता है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हम फॉर्म डिजाइन नहीं करेंगे, हम उसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट आएगा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक बार फिर हमारा डेटाबेस डिजाइन आएगा। मैं करता हूं, हमारा डेटाबेस डिजाइन प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक बार फिर आएगा। हमारा बैकएंड आएगा, बैकएंड इंप्लीमेंटेशन। बैकएंड इंप्लीमेंटेशन यहां पे हमको केवल लॉगिन करना था, यहां पे हम लोगों को
प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे हमारा क्रूड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दे सकते हैं कि बैक एंड क्रूड ऑपरेशन, ठीक है, बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं क्रूड, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा फ्रंट एंड कंपोनेंट, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ट्रैकिंग में अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस की कोई बात नहीं है बेसिकली। यहाँ पे डेटाबेस हमारा यहाँ बन ही गया, जब प्रोडक्ट बनाएंगे वहीं पे हमारा डेटाबेस बन जाएगा। अब इसी में हम लोग को स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री में हम डाल सकते हैं रियल टाइम अपडेट, ठीक है। उसके बाद हम डाल सकते हैं बैकएंड इंप्लीमेंटेशन, जो लॉजिक लिखेंगे। उसके बाद हम लोग डाल सकते हैं नोटिफिकेशन सिस्टम। मैं बताता हूँ नोटिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। एक रो और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नोटिफिकेशन सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका स्टॉक जो है लो हो रहा है, तो स्क्रीन पे या मैसेज पे आपको नोटिफाई हो जाए कि आपका स्टॉक लो हो रहा है, आप ऑर्डर करके अपना स्टॉक को मेंटेन कर लीजिए। तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन सिस्टम होता है। अगर आप इन्वेंट्री बना रहे हो किसी शॉप के लिए, किसी शोरूम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन सिस्टम। अदरवाइज पता चले कि स्टॉक खत्म हो गया और आप तक उसका अपडेट आया ही नहीं, राइट। फिर ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट का मतलब कि ऑर्डर आएगा तो उसका रिकॉर्ड तो आप रखना चाहोगे, ठीक है। स्टॉक जो है उसकी क्वांटिटी कंट्रोल होगी प्रोडक्ट मैनेजमेंट से, इन्वेंट्री ट्रैकिंग से। बट कोई ऑर्डर आएगा तो कौन ऑर्डर ले रहा है, कितने का ऑर्डर था, वो तो कहीं मेंटेन करोगे। तो उसमें आपका फिर से एक बार डेटाबेस डिजाइन आ जाता है। आप यहीं से कॉपी कर लेते हैं, आपका डेटाबेस डिजाइन आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है बैकएंड लॉजिक आ जाएगा, बैकएंड इंप्लीमेंटेशन। बैकएंड इंप्लीमेंटेशन तो लगभग हर जगह ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है इंटीग्रेशन विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब जो इन्वेंट्री ट्रैकिंग है उसके साथ जो है उसको माइनस करना यहाँ पे आएगा हमारा। तो इसको एक नाम दे देते हैं इंटीग्रेशन विद, इंटीग्रेशन विद इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा फ्रंट एंड कंपोनेंट। फ्रंट एंड कंपोनेंट तो लगभग लगभग हर जगह ही है। जब स्क्रीन बनाएंगे तभी तो कोई काम उस पर करेंगे। उसके बाद हमारा आ गया रिपोर्टिंग। हम लास्ट में चल रहे हैं रिपोर्टिंग में। तो रिपोर्टिंग में हमारा जो है 4 फॉर्म है, तो 4 स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डेटाबेस डिजाइन, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। डेटाबेस डिजाइन हम क्वेरी करेंगे, क्वेरी या अगर एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो डिपेंड करता है, अपने हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वेरी स्लैश हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब डेटाबेस का काम हमारा हो जाएगा तो बैकएंड इन पॉइंट हम डेवलप करेंगे, बैकएंड इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और जब बैकएंड इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो हम जो है फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, ठीक है। हमने ड्रिल डाउन किया, हमने हाई लेवल में कुछ चीजें छोड़ दी हैं क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आया था हमने उस रिक्वायरमेंट को रीड किया, उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया और हमने जो है उसको क्लाइंट के पास भेज दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जिसको हम लोगों को ध्यान देना होता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम लोगों को करना होता है। क्लाइंट को नहीं पता है कि वो चीजें भी होती हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें आपको टेस्टिंग भी करना होगा, ठीक है। हमने टेस्टिंग छोड़ दिया, हमने टेस्टिंग का जो है कोई आवश्यक नहीं लिया हुआ है, ठीक है। मैं वो चीजें लो लेवल एस्टिमेशन में ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रो बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करनी है, हमने हाई लेवल में छोड़ दिया है। तो अगर आप हाई लेवल करोगे तो आप मत छोड़िएगा, हमने जानबूझ के छोड़ी कि मैं आपको बता सकूं कि हम लोग गलती कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लो लेवल में करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं डिप्लॉय होगा, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में हमको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूनिट टेस्ट केसेस। यूनिट टेस्ट केसेस टेस्टिंग पर्पज से लिखा जाता है। किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी क्लाइंट की नहीं रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं जरूरी नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं जरूरी है तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करोगे ना। तो AWS पे करोगे, एज्योर पे करोगे, तो उसके लिए पाइपलाइंस बनाओगे। वो सारी चीजें जो हैं हमने मिस कर दी हैं, ठीक है। हमने लिखा एज्योर पाइपलाइन, राइट। CI/CD
डिप्लॉयमेंट, आप कोई भी रिपोजिटरी सिस्टम यूज करोगे, आप गिट यूज करोगे, टीएफएस यूज करोगे, वो भी चीजें इसके पार्ट होते हैं। उसके बाद कंप्लीट टेस्टिंग करोगे ना, कंप्लीट टेस्टिंग, इन टू इन टेस्टिंग करोगे, उसके बाद ये हमारा फंक्शनल टेस्टिंग हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग के बाद एक टर्म होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोग छोड़ देते हैं, और बाद में होता क्या है कि जब हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो इसमें टाइम लग जाता है, और उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 1 वीक बढ़ा दीजिए, 2 वीक बढ़ा दीजिए, दिस इज। और तब क्लाइंट कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हम लोग कवर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, और बाद में इसके वजह से हमको जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हमेशा आप ऐड करके रखिए, ऐड करके चलिए। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट केसेस, एज्योर पाइपलाइन को ऊपर कर देते हैं, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फंक्शनल वाला इसको भी ऊपर कर देते हैं, इसमें भी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर क्लाइंट कहता है कि हमको केवल सॉफ्टवेयर बना के दे दो, तो ये एडिशनल चीजें वहां नहीं आएंगी अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पाइपलाइन वगैरह तो बनाना पड़ेगा ऑलमोस्ट, कि आप 4 लोग काम कर रहे हो तो चेक इन करोगे, चेकआउट करोगे, पीआर वर्जन बनेगा, तो ये सारी चीजें तो रहेंगी, तब भी मैं इसको एडिशनल में डाल के रखता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं, यहां पे रिमार्क रख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक तरीका और बताता हूं कि 2 कॉलम भी ले सकते हो, एक बताने वाला, एक करने वाला। आप बफर कैसे ले सकते हो, ठीक है ना, आपको मैं बताता हूं। डेव आवर्स, इंसर्ट, यहां पे आप कर लो क्लाइंट आवर्स। मैं बता रहा हूं क्यों। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जैक्ट जो है एस्टिमेट करते हैं और वही क्लाइंट को बता देते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमारा एस्टिमेशन समहाउ फेल कर गया, तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है कि सर मेरा जो एस्टिमेशन है फेल कर रहा है, हमको 2 दिन और चाहिए, 3 दिन और चाहिए, तो हम थोड़ा सा बफर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग बफर कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा डेटाबेस डिजाइन है, तो हम मान के चलते हैं कि इसमें 16 डेज हमारा लगेगा, तो हम 16 डेज जो है हमने अपना इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद हमारा बैकएंड इंप्लीमेंटेशन है, तो बैकएंड इंप्लीमेंटेशन में हमको पता है कि हम लोग पूरा एंड पॉइंट लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, तो उसमें हम जो है 48 आवर्स अपना जो है हम कर लेते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर में पूरा लॉगिन, टोकन, जो सिक्योरिटी लेवल की चीजें हैं उसको हमको करना है, तो हम आपको इसको 32 आवर्स दे देते हैं। आवर्स में अब ये जो है करीब करीब 2.5 दिन का काम है, ये करीब करीब 8 दिन का काम है, 6 घंटे पर डे के हिसाब से हम लेते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मिडिल लेयर करीब करीब 5 दिन का काम है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा नीचे। और ऐसा नहीं है कि हम जब एस्टिमेशन दे रहे हैं तो दिन के हिसाब से देना है कि नहीं ये 16 क्यों ले रहे हैं, 2 दिन से ज्यादा हो रहा है तो इसको 2 दिन का नहीं, आप आवर बेसिस पे दो, वो ऑटोमेटिक डे लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपका काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 दिन में ही खत्म करना है। 2.5 दिन लगाइए, 2 दिन 2 घंटे लगाइए, तो आप कभी भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरीके से एस्टिमेट मत करिए। प्रेशर में आप आवर्स बेसिस पे करिए, नीचे डे लेवल पे वो कन्वर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मान के चलिए कि एक पूरा फॉर्म बनेगा, रिस्पॉन्सिव बनेगा, वो तमाम चीजें। ठीक है, तो उसमें हम लोग मान के चलें कि 32 आवर्स लग जाएंगे मोटा मोटी। तो इसमें हमारा कितने दिन का एस्टिमेशन हो गया, हमारा करीब करीब 128 घंटे का एस्टिमेशन हो गया। हम हाई लेवल एस्टिमेशन किए थे, हम 60 आवर्स का एस्टिमेशन किए थे, लेकिन जब हम इसको स्प्लिट किए तो हमको समझ में आया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है। हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे, हम बैकएंड इंप्लीमेंट करेंगे, ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर हम करेंगे, फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, तो थोड़े से आवर्स हमने ज्यादा भी लिए हैं। तो आप भी थोड़े से बफर लेके चलो, और अगर जरूरत पड़े जस्टिफाई करने का तो आप उस तरीके से पॉइंट रखो ताकि आप जस्टिफाई कर पाओ। ठीक है, तो कभी भी आप जो है एस्टिमेट कर रहे हो तो आप जो है लो लेवल एस्टिमेट करो। आपसे अगर पूछा जाता है कि हाई लेवल एस्टिमेशन बता दो, तब भी आप क्या करो कि लो लेवल एस्टिमेट करो, एंड देन आप जो है हाई लेवल एस्टिमेशन पे जाओ। ठीक है, थोड़ा सा आवर्स कम कर लेते हैं हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इसको जो है
करीब करीब 12 आवर्स ले लेते हैं, क्योंकि एक स्क्रीन छोटा सा बनाना है तो करीब करीब 12-14 घंटे में वो बन जाएगा। ठीक है। ऑथेंटिकेशन मिडिल लेयर है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा आवर जो है कम हो जाएगा। हम थोड़ा ज्यादा लेके चल रहे थे। एक क्लाइंट आवर क्या है, अगर आपका एस्टिमेशन आता है करीब करीब 20 घंटे, तो 10% जो है एस्टिमेशन बढ़ा के दो आप क्लाइंट को। चाहे आप इसमें बफर लिए हो अच्छी बात है, लेकिन जो टोटल है उसमें बफर आपको लेना ही लेना है जब आप उसको आगे भेज रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे नेगोशिएट भी किया जाता है। आप अपने मैनेजर को बोलोगे कि सर 24 घंटे लेंगे, मैनेजर कहेगा कि नहीं 24 घंटे का काम है ही नहीं, आप जो है 20 घंटे में करके दो। तो अगर आप थोड़ा सा बफर लिए रहोगे तो आप उस काम को 20 घंटे में कर लोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो एक फार्मूला जो है यहाँ पे क्लाइंट आवर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी ये अमाउंट है उसका 10% बढ़ के यहाँ पे आ जाए। हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फार्मूला हमने लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा कि इक्वल टू C3, ये जो 16 है प्लस इस 16 का 10% उसमें ऐड होके यहाँ आ जाएगा। तो आप इस काम को करने में लगाओगे 16 आवर्स, लेकिन क्लाइंट को बताओगे 17.6 आवर्स। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यही फार्मूला यहां पे कॉपी करोगे, ये पूरा फार्मूला चलता जाएगा लास्ट तक। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी आप डेटाबेस डिजाइन करोगे। आपको पता है कि डेटाबेस आपको डिजाइन करना है, तो आप एक लमसम एस्टिमेशन लेके चलिए कि ठीक है, इसमें डेटाबेस डिजाइन करने में आपको जो है 24 आवर्स लग जाएंगे। बैकएंड इंप्लीमेंटेशन है, बैकएंड इंप्लीमेंटेशन में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसमें भी आपको जो है करीब करीब 40 घंटे लग जाएंगे। एक मोटा मोटी आइडिया होता है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज को एस्टिमेट कर सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप मान के चलिए कि आपको बहुत सारी स्क्रीन बनाने होंगे, 2 या 3 स्क्रीन बनाने होंगे, तो करीब करीब 80 आवर्स का काम हो जाएगा। ठीक है। बैकएंड इंप्लीमेंटेशन भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 60 आवर्स कर देते हैं। उसके बाद हमारा इन्वेंट्री ट्रैकिंग है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग में हम रियल टाइम अपडेट करेंगे। रियल टाइम अपडेट करने के लिए हम कह देते हैं कि चलो 40 आवर्स हमको लगेंगे रियल टाइम अपडेट में। बहुत सारे लॉजिक लिखने होंगे बैकएंड में, तो रियल टाइम अपडेट में करीब करीब 40 आवर्स लगेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को बैकएंड इंप्लीमेंटेशन करने में करीब करीब हमको 40 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ भी कुछ बैकएंड इंप्लीमेंटेशन का हमने लिया हुआ है, यहाँ भी कुछ ले रहे हैं। तो एक मोटा मोटी जो है दोनों को फिगर आउट करेंगे, इसको 35 करेंगे और इसको भी 35 करेंगे। तो एक मोटा मोटी, क्योंकि कुछ काम, दोनों काम रिलेटेड है। रियल टाइम अपडेट एक वर्ड है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी होगी वो बैकएंड इंप्लीमेंटेशन की होगी। तो थोड़े आवर्स हमने यहाँ ले लिए, थोड़े आवर्स हमने यहाँ ले लिए, तो करीब करीब ये 70 आवर्स का पूरा एक बंडल हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन सिस्टम काफी इंप्रेसिव है। नोटिफिकेशन सिस्टम में हम लोग टाइम ले सकते हैं कि नहीं, इट विल टेक अराउंड 24 आवर्स। तो इस तरीके से हम लोग आवर जो है सेग्रीगेट करते हैं, और हम पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हमको करना है, और उस तरीके से हम लोग आवर्स को फिल करते हैं। फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात आती है, तो इतना बड़ा काम है, इसमें फ्रंट एंड डेवलप करना है, एपीआई बन गया, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी हम करीब करीब 1 वीक ले सकते हैं। अराउंड 40 आवर्स हम लोग ले ही सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट में फिर डेटाबेस डिजाइन होगा, उसके बाद हमारा बैकएंड लॉजिक होगा। तो ये दोनों काम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो डेटाबेस में हम लोग 40 आवर्स लेते हैं, बैकएंड इंप्लीमेंटेशन में भी हम लोग 40 आवर्स लेते हैं। इंटीग्रेशन विद इन्वेंट्री, इंटीग्रेशन इन इन्वेंट्री में भी हम लोग ले सकते हैं 24 आवर, क्योंकि इसका बहुत सारा काम हमने यहाँ कवर कर लिया है, तो इसको थोड़ा कम रखते हैं। फ्रंट एंड में हमको स्क्रीन बनानी होगी, बहुत सारे स्क्रीन बनाने होंगे, तो उस तरीके से हमको डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 4 स्क्रीन बनानी है, एक स्क्रीन को बनाने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं, तो 4 को बनाने में अगर 40 आवर्स लगते हैं, तो आप 40 आवर्स ले सकते हैं। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। ठीक है। ये हटा देते हैं। और रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो 4 रिपोर्ट हैं, तो 4 स्टोर प्रोसीजर आप लिखोगे। एक स्टोर प्रोसीजर को लिखने में अगर 10 घंटे लगते हैं, तो 4 को लिखने में आपके 40 आवर्स लगेंगे। बैकएंड में भी इसी तरीके से 40 लगेंगे, फ्रंट एंड में भी इसी तरीके से आपके 40 लगेंगे। तो ये जो है मोटा मोटी हम लोग का एस्टिमेशन हो जाएगा रिपोर्टिंग का। ठीक है। अब थोड़ा सा टैली करते हैं। हम लोग का हाई लेवल यूजर ऑथेंटिकेशन का कितना आया था, 60, हमारा यहाँ आया 100। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कितना आया था, हमारा यहाँ आया 164, यहाँ कितना आया था 120। ठीक है।
इन्वेंट्री ट्रैकिंग का हमारा कितना यहाँ पे आया है 134, यहाँ पे कितना आया था 80। ऑर्डर मैनेजमेंट का हमारा 144 यहाँ आया है, यहाँ पे कितना आया था 120। रिपोर्टिंग 120 और यहाँ भी 120। तो कभी भी आप एस्टिमेशन दे रहे हो तो ड्रिल डाउन जब करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो आपको जो है समझ आएगा कि एक्चुअल में आवर्स कितने लगने वाले हैं। ऊपर से आप बस हम आपसे कहें कि इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बना दो, आप कहोगे कि इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, मास्टर्स हैं, करीब करीब 3 महीने लगेंगे, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आप एस्टिमेट कर रहे हो तो ड्रिल डाउन करो। डेव आवर्स, आपका टारगेट आवर्स ये होना चाहिए, क्लाइंट को ये होना चाहिए। आप बस 10% बढ़ा रहे हो बताने के लिए, इसका इंपैक्ट कितना होगा लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब एडिशनल में आएंगे कि आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हैं। ठीक है, जब यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हैं तो इतना सारा काम आप कर रहे हो तो यूनिट टेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, तो यूनिट टेस्ट केस में आप कर सकते हो कि करीब करीब 120 आवर्स। इतने सारे बना रहे हो तो एक मोटा मोटी आप ले सकते हो कि 120 आवर्स लगेंगे। आप आइडिया लगा सकते हो, आप थोड़ा जब यूनिट टेस्ट केसेस का आप एस्टिमेशन दोगे ना थोड़ा डिटेल जाइएगा। ठीक है, एज्योर पाइपलाइन की अगर बात करें तो ठीक है, एक एज्योर पाइपलाइन में क्या होगा कि हमारा जो रेपो है वो कहीं गिट पे जाएगा, उसके बाद वहां पे ऑटो बिल्ड का पूरा CI/CD पाइपलाइन बनाओगे, सारे केसेस लिखोगे वहां पे, तो करीब करीब आपका जो है 2 वीक्स का काम हो सकता है। तो 2 वीक्स का काम हो गया तो करीब करीब 80 आवर्स आप डाल सकते हो लमसम में। ठीक है, कंप्लीट फंक्शनल टेस्टिंग, कम से कम कंप्लीट फंक्शनल टेस्टिंग में आप ये कर सकते हो कि जितना आवर्स का आपका हो रहा है, ये जितना आवर्स आपका हो रहा है उसका 25% आप दो। ये फंक्शनलिटी है ना, फंक्शनल की बात करते हैं, तो ये जितना आवर्स हो रहा है उसका 25% आपका 662 हो रहा है। तो 662 का अगर आप डिवाइड करोगे, 662 का 4 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 165। तो करीब करीब 65 आवर्स आपके फंक्शनल टेस्टिंग में तो जाएंगे ही जाएंगे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आप 10% ले लो तो करीब करीब के 60 घंटे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है कैलकुलेट करो कि आपका टोटल आवर्स कितना हो गया। इसको करते हैं, ठीक है, सम करते हैं, इस पूरे को सम करते हैं। ठीक है, 1087, 181 डेज, 8 मंथ। ठीक है, यहां पे 1087, 1195। आप देखो कि हमारा जो एस्टिमेशन निकल गया, हमने हाई लेवल एस्टिमेशन जो दिया था बिना ड्रिल डाउन किए, बिना डिटेल के, तो हमारा एस्टिमेशन आया था 500 आवर्स। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको लो लेवल एस्टिमेट किया तो हमारा एस्टिमेशन आया डबल, 1087 आवर्स। हमारा डेज आया 181, जो कि करीब 8 महीने होते हैं, 8.5 महीने से भी ज्यादा। ठीक है, हाई लेवल में हमारा 3 महीने आया था। तो यार हम लोग यही गलती करते हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, हम देखते हैं ऊपर से, हम बता देते हैं और बाद में क्या होता है, हम फंस जाते हैं। तो जब कभी भी आप एस्टिमेशन दे रहे हो किसी को तो आप लो लेवल एस्टिमेट करो, आपसे हाई लेवल ही मांगा जाए, ठीक है, आप समझो, आप लो लेवल एस्टिमेट करो, आप जो है उसको समराइज करके उनको बता दो। आप पॉइंट जरूर रखिए कि आपसे अगर पूछा जाए एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया यूजर ऑथेंटिकेशन में आप जो है 100 आवर्स मांग रहे हो, क्या करोगे? ठीक सर, डेटाबेस डिजाइन करेंगे, बैकएंड इंप्लीमेंट करेंगे, टोकन सिस्टम को सिक्योर करेंगे, फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। आपके पास जो है ना तर्क होने चाहिए। ठीक है, और ये आपका टारगेट है डेवऑप्स। आप ये जो चीजें हैं अपने लिए रखो और ये बताओ क्लाइंट को। आप देखो कितनी मार्जिन है, 181, 190, कितने घंटे का, करीब करीब 18-20 घंटे का मार्जिन है। 18-20 घंटे की बात करें तो 4 दिन का मार्जिन है। अगर एक दिन आप बीमार भी पड़ गए, 2 दिन आप बीमार भी पड़ गए, तो आपका ये जो बफर है ना काम करेगा। ठीक है, और बीच में कोई नया रिक्वायरमेंट अगर आता है, क्लाइंट अगर आपसे नया रिक्वायरमेंट जो है देता है, तो वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं ऐड होंगे, वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं ऐड होंगे, वो रिक्वायरमेंट नए लेवल पे आएंगे और उसके लिए अलग से टाइम ऐड होंगे। आप जो है अगर एस्टिमेट कर रहे हो तो ये भी दो, आप यहां पे स्टार डाल सकते हो भेजने से पहले कि फॉर एनी न्यू रिक्वायरमेंट वी
द आवर विल इंक्रीज, राइट। तो एस्टिमेशन के लिए ना आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से एस्टिमेट कर रहे हो, किस तरीके से रिक्वायरमेंट आया है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, आपको डेटाबेस में, एंटिटी फ्रेमवर्क में। अगर आप इसको और सिक्योर जाओगे ना, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं जो आप बना रहे हो ना उसको ऐप में भी खोलना है, तो आप रिएक्ट, नॉर्मल रिएक्ट की जगह आपको रिएक्ट नेटिव करना पड़ेगा। तो आपको जो है उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से एस्टिमेट करोगे, जिस तरीके से हमने ड्रिल डाउन करके एस्टिमेट किया है, तो आपको जो है ना कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका एस्टिमेशन कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे अगर हाई लेवल एस्टिमेशन, एक रफली एस्टिमेशन भी पूछा जाए, आप अपने लेवल पे लो लेवल एस्टिमेट करिए एंड देन उसको हाई लेवल में कन्वर्ट करके बता दीजिए। और जस्टिफिकेशन हमेशा आपके पास होने चाहिए, और हमेशा आवर्स में आप एस्टिमेट करिए। और कभी भी आप जो है पर डे 8 घंटे की वर्किंग के हिसाब से एस्टिमेट मत करिए, 6 डेज वर्किंग, क्योंकि आप जो है 8 घंटे काम ही नहीं करते हो, तो आप 8 घंटे के लिए एस्टिमेट क्यों कर रहे हो। इसमें कुछ पॉइंट और है जिसमें आप डाल सकते हो, जैसे आप डाल सकते हो कि कोई अगर ब्लॉकर आता है, इसमें आपको कोई R&D करनी है, तो आप इसमें 24 आवर्स, करीब करीब 24 आवर्स आप इसमें डाल सकते हो। तो आप कभी भी एस्टिमेट कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको हमेशा लो लेवल एस्टिमेशन पे जाना है। डेव आवर्स आपका अपना होना चाहिए, इसमें 10% इंक्रीज करके आप क्लाइंट को बताओगे। इसके बाद आप जो है कभी भी डे में और मंथ में एस्टिमेट नहीं करोगे, आप आवर्स में एस्टिमेट करोगे। तो ये सारी चीजें, और हमेशा आप ड्रिल डाउन जाओगे, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे लगता है ना कि आपकी ये जो एस्टिमेशन वाली प्रॉब्लम है ना हमेशा के लिए शॉर्ट आउट हो जाएगी। जो मैंने बताया है वो ट्रिक्स और उस टिप्स को यूज करोगे तो अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये एक्सेल चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में इस एक्सेल का लिंक है, आप लेके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।